जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी एफटेट की स्टैटिक जीके की सीरीज को यहाँ पर आगे लेके जाएंगे और आज हम पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब इस सेशन से पहले दो या तीन चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक तरीके से एक पावर मैप है। अब लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? दैट मींस एट प्रेजेंट इट इज ओपन टू द अमेंडमेंट्स एंड इसमें लगातार टाइम टू टाइम सरकमस्टांसेस के बेस पर यहां पर अमेंडमेंट होते आए हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट में बात करूं तो 106th अमेंडमेंट जो कि 2023 दिसंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम जी ने उस पर साइन किया था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द वुमेन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 106 बार अभी तक संविधान में संशोधन हुआ है। अब बात करते हैं सर कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है, तो आर्टिकल नंबर 368 दैट डील्स विद द पावर एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से बोरो किया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो किया गया है। हम अगला सेशन डिस्कस करेंगे, अगला या उससे अगला, कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या हमने यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स बोरो की है। ओके, नंबर 3। अब क्या सर 106 के 6 इंपॉर्टेंट है? नहीं, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। इन सभी सेशंस की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। अब जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो शेड्यूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। शेड्यूल्स आपको पता है कि इनिशियली तो 8 शेड्यूल थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 शेड्यूल और ऐड हुए, दैट इज 9th, 10th, 11th एंड 12th। 9th शेड्यूल अगर आप सबसे पहले करते हैं तो 9th शेड्यूल को पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड कर दिया गया था और 31A और 31B आर्टिकल को भी ऐड कर दिया गया था। ये क्या था? 9th शेड्यूल जब आप पढ़ते हैं कि दैट मींस विद डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म्स। इस चीज से डील करता था कि कोई भी लॉ जिसको वो डील कर रहा है जमींदारी सिस्टम को एबॉलिशन करने के लिए या लैंड रिफॉर्म्स के लिए, उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था। लेटर ऑन यहाँ पर बहुत सारी जजमेंट्स आती हैं, ठीक है। आर कोहेलो केस आता है, सबसे पहले केशवानंद भारती केस आता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कुछ भी 9th शेड्यूल में डाला गया वो जुडिशियल रिव्यू से ओपन होगा। इसलिए संविधान बनते ही सबसे पहले यही इशू सामने आया कि एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कि ये ना हो कि एक के पास बहुत सारी जमीन हो जाए और एक के पास बिल्कुल कम हो, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड यहां पर सबसे पहले 9 शेड्यूल लाया गया सो दैट इनको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाए। बट बाद में ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इसमें एडिशन होगा दैट आर ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू। अब इनिशियली आपको पता है 7 फंडामेंटल राइट थे, तो उसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था जिसको बाद में आर्टिकल 300 कैपिटल ए के अंतर्गत लीगल राइट बना दिया गया। तो 31A क्या है कि सरकार किस तरीके से जमीन खरीदेगी, ठीक है, एक्वायर करेगी स्टेट्स को। 31B यहाँ पे उससे बचा लिया गया जुडिशियल रिव्यू से, शेड्यूल 9। ओके, इसके अलावा आर्टिकल 15 में कुछ चेंजेस करे गए, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन ऐड किए गए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली इन एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एससी और एसटीज के लिए। ये कहा गया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आप सबको पता है सबसे पहले स्टेट जो लैंग्वेज के बेस पे बना था आंध्र प्रदेश बना था, जिसकी कैपिटल कुरनूल थी। एट प्रेजेंट कौन सी है? अमरावती। एंड उस टाइम पर उसकी हाई कोर्ट की सीट क्या थी? गुंटूर थी। तो उस टाइम पर हमारे पास पार्ट यहाँ पे क्लासेस A B C D 4 थे, उसके अंतर्गत अलग अलग स्टेट्स थे। आप जब पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि 7th पार्ट वाज ओमिटेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। उसके बाद स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन होती है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि 14 स्टेट थी और 6 हमारे पास यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट कितनी है? 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारे पास एट प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये क्या करा? अबॉलिशन कर दिया इसका, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस, ठीक है। उसके बाद
आपको पता है फजल अली कमीशन, ये सब आए थे कि खाली लैंग्वेज के बेस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखी जाएगी, ठीक है, बाकी सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड फाइनली 14 स्टेट्स आते हैं और 6 हमारे पास यूटीज आ जाती हैं ना। उसके बाद 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने रिजर्वेशन ऑफ सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और एंग्लो इंडियंस, ठीक है, एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट्स रिजर्व होती थी लोकसभा में और स्टेट असेंबली में एक। तो लोकसभा और स्टेट असेंबली में 1960 से 70 तक 10 साल, फिर 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2020 और एट प्रेजेंट अभी 2020 से 2030 तक चल रहा है। ये कौन सा अमेंडमेंट है हम डिस्कस करेंगे। अब आया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू दादर नागर हवेली को एज अ यूनियन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। उसके बाद उसे एक्वायर किया गया फ्रॉम द पुर्तगाल। एट प्रेजेंट दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली को साथ में यहां पर कर दिया गया है। ओके, उसके बाद गोवा, दमन दीव, इनको सबको एज अ यूटी इनकॉर्पोरेट किया गया पुर्तगाल से एक्वायर करके। सबसे इंपॉर्टेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। आप सबने वीटो पार पढ़ी होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट मैम की। प्रेसिडेंट मैम इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मैम है, ठीक है, प्रेसिडेंट की यहाँ पे। तो उसमें आपने देखा कि एक होता है हमारे पास ऑर्डिनरी बिल, एक होता है हमारे पास मनी बिल, एक होता है हमारे पास फिनांस बिल, एक होता है हमारे पास फिनेंशियल बिल, एक होता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब बाकी सब में वीटोस पावर है कि वो साइन होगा, ठीक है, तो बिल एक्ट बन जाएगा, विद होल्ड हो सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए जा सकता है, या फिर प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक बार हुआ भी है ज्ञानी जैल सिंह जी के थ्रू। बट जब अगर कोई ऐसा बिल हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, उसमें राष्ट्रपति बाउंड है, कंपल्सरी है कि उनको ये साइन करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई भी वीटो पावर यूज नहीं हो सकती। नेक्स्ट आया 25th अमेंडमेंट 1971। ये लास्ट ईयर अप्रैल में न्यूज में भी था, ठीक है, आर्टिकल 31C, जो कि एक्सेप्शन भी है, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं कि डीपीएसपी ऊपर है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस आया था, ठीक है, हार्मनी आया हमारे पास। तो हमें पता है कि अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी को यूज करके बना हुआ है डीपीएसपी को, अब वो आर्टिकल 14 19 को वायलेट भी कर रहा है, तब उसको यहाँ पे जुडिशरी ये कह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकती कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो आर्टिकल 31C, जो कि आर्टिकल 14 का एक एक्सेप्शन भी है, जिसमें ये दो डीपीएसपी यूज करके यहाँ पर लॉ अगर इन फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहा है तो उसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। रिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंपनसेशन इन केस द स्टेट एक्वायर, अगर भाई स्टेट अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले रहा है तो स्टेट को कंपनसेट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज 26th अमेंडमेंट 1971। अब सबको पता है एक हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंस थे और एक हमारे पास प्रिंसली स्टेट थे, राजा रजवाड़े, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे एक वो चल रहा था कि कुछ अमाउंट उनको दिया जाता था हर महीने। प्रीवी पर्स को एबॉलिश कर दिया गया, जो कि रूलर्स को दिया जाता था, जो कि इंडियन रिपब्लिक में इनकॉर्पोरेट हुए थे, ठीक है। तो वो खत्म कर दिया गया बाय 26th अमेंडमेंट 1971। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है 36th अमेंडमेंट, ठीक है, 1975। जब आप सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से पहले वो प्रोटेक्टरेट स्टेट था, किस तरीके से धीरे धीरे करके वो इंडिया में यहाँ पर आया। तो फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम एज अ स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब बात आती है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट्स हैं वो इसके थ्रू हुए हैं, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नंबर 1, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया। नंबर 2, आर्टिकल 39 कैपिटल ए, जो क्या कहता है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड को यहां पे देना है पुअर को। 43A, ये क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को इंश्योर करना है इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 48 कैपिटल ए, जो कि यहाँ पर इन्वायरमेंट में यहाँ पे इंप्रूवमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने की बात कहता है, ठीक है। इसमें प्रियम्बल वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। इसके बाद पार्ट 4A, आपको पता है कि इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के बेस पर, यहाँ पे रिकमेंडेशन के बेस पर 1976 के इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4A यहाँ पर ऐड किया गया। उसके बाद हमारे पास ट्रिब्यूनल्स आते हैं, जैसे आपने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल सुना होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ट्रिब्यूनल्स हैं यहाँ पे, जिनको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं, कि क्वासी मींस लाइक अ जुडिशरी, ठीक है। दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उनको यहाँ पे ऐड किया गया।
आर्टिकल 328 कैपिटल ए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील कर रहा है, और जो अदर मैटर्स के लिए कर रहा है वो कर रहा है 323 कैपिटल बी। ये दो हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं ना। ये बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब, ये 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। ठीक है, एजुकेशन अब कॉन्करेंट लिस्ट में, दैट मीन सेंटर और स्टेट दोनों के पास पार है। तो आप देख ही रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपके पास आती है। नाउ 44th अमेंडमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह आती है कि इनिशियली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट था, तो बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को अमिट कर दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए। ओके, अब जैसे कि हमने बात किया था कि इनिशियली 8 शेड्यूल थे, उसके बाद 9th 10th 11th 12th ऐड किया गया। 9th किसे किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से। उसके बाद 10th शेड्यूल जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और असेंबली के यहाँ पे मेंबर्स को डिफेक्शन के उस पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक फेमस केस है कि हो तो होलोहन, ये बहुत जरूरी है आपके लिए केस। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो 10th किससे कर रहा है शेड्यूल? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट 1985। उसके बाद 61st अमेंडमेंट 1988, जब आप इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, जिसमें वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया। 69th अमेंडमेंट न्यूज में चल रहा है, अभी परसों ही वहां पे इलेक्शंस भी हैं, जिसमें दिल्ली का स्पेशल स्टेटस दिया गया, वहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिए गए। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है एट प्रेजेंट। दिल्ली, पुडुचेरी, JNK, आप देखते हैं कि इन 3 यूनियन टेरिटरीज में हमें यहाँ पे चीफ मिनिस्टर देखने को मिलता है। दैट मीन्स वहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ओके, हमने 9th शेड्यूल 10th शेड्यूल कर लिया। 11th शेड्यूल पंचायत 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ। 74 से म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, पंचायत जो सबसे पहले नागौर राजस्थान में आती है। 86th अमेंडमेंट 2002, जिससे एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी गई। ठीक है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन, आर्टिकल 21A उसे फंडामेंटल राइट में भी यहां पर ऐड किया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी एक न्यूज चल भी रही थी, नो डिटेंशन पॉलिसी। अभी तक था कि आपको यहां तक फेल नहीं करना है, बट एट प्रेजेंट सरकार ने कहा कि यस, उनको एक मौका दिया जाए, यहां पर दोबारा से टेस्ट लिया जाए। अगर वो फेल होते हैं, बट अगर वो दोबारा फेल होते हैं तो आप उनको पिछले ग्रेड में रख सकते हैं। बट सिंस अभी हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट में है, यहाँ पे स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में जो पॉलिसी चाहते हैं रख सकते हैं। ओके, 89th अमेंडमेंट, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर SC और ST को बाइफरकेट कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर SC क्रिएट किया गया। 338 कैपिटल A ST के लिए किया गया। एंड लेटेस्ट अभी हम करेंगे आर्टिकल 338 कैपिटल B जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्रिएट किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 2004 में जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST था वो सेपरेट हो जाता है। एक्ट था यहाँ पे 2003 का, 2004 में वो सेपरेट हो जाता है। ओके, 97th अमेंडमेंट, अब यहां से तो बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट है। 2012 का, जिसमें आर्टिकल 19 को अमेंड किया गया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C। DPSP में ऐड किया गया, दैट इज आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे आप देखते हैं कि अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडियन कॉफी हाउस इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिस्टर अमित शाह जी जो कि भी हमारे गृह मंत्री हैं, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहाँ पे मिनिस्टर भी हैं। आर्टिकल 43B के अलावा पार्ट 9B 3 जगहों पे चेंज किया गया। हमने करा पार्ट 9, हम करेंगे पार्ट्स को पंचायत, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी और B यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद आता है हमारे पास 100 अमेंडमेंट 2015। जब हम आर्टिकल नंबर 3 पढ़ते हैं कि भाई नया स्टेट बना सकते हो, किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो, किसी स्टेट की एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अब डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप किसी भी पार्ट को किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दोगे, दे सकते हो, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 368। तो हम देखते हैं कि 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पे इनक्लेव्स, यहाँ पे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ और इनक्लेव्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस पे तो लास्ट टाइम CDS क्वेश्चन ही पूछ चुका है, GST ज्वेलरी पे पूछा था। तो GST काउंसिल आर्टिकल 279 कैपिटल A जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, GST जिसके थ्रू आया। ठीक है, GST क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 102nd अमेंडमेंट 2018, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्रिएट किया गया, जो कि पहले एक यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी था,
बट बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। ओके, नेक्स्ट इज 103rd 2019, जिसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 6 दैट इज EWS रिजर्वेशन जो है, ठीक है, वो क्रिएट कर दिया गया। 2020, ठीक है, 104th अमेंडमेंट, जिसमें जो मैंने आपको बताया 60 से 70, 70 से 80, 10-10 साल के लिए एक्सटेंड होता गया। तो जो रिजर्वेशन ऑफ सीट थी SC और ST की, ये याद रहे लोकसभा में रिजर्वेशन है, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। स्टेट असेंबलीज वो 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई 2030 तक। अब 2030 में आप अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे। उसके अलावा जो 2 एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी सीट्स, स्टेट में एक थी, उसको यहां पर एंड कर दिया गया बिकॉज उनकी पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट सर्वे सेंसस यहां पे कम होती जा रही थी। 105th अमेंडमेंट, ठीक है, जब हम देखते हैं कि इससे पहले जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दिया गया था, तो उस टाइम पर यहाँ पे सेंटर के पास पावर थी, स्टेट के पास पावर नहीं थी आइडेंटिफाई करने की। इस अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट की पावर को रिस्टोर कर दिया गया टू आइडेंटिफाई, कि वो आइडेंटिफाई करके देंगे हमारे पास अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। दैट मींस यहाँ पर पहले जब 338 कैपिटल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट करी गई थी, उस टाइम पर स्टेट के पास पावर नहीं थी टू आइडेंटिफाई, सेंटर के हाथ में दी गई थी। उसके बाद 105 में अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर उस पावर को रिस्टोर कर दिया गया। एंड लेटेस्ट जो न्यू पार्लियामेंट के यहाँ पे अंतर्गत वो बिल आया था वुमेन रिजर्वेशन का, जिसमें 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया है लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में और दिल्ली की विधानसभा में, ठीक है, फॉर द वुमेन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। सनसेट क्लॉज इसमें डाला है 15 साल के लिए आफ्टर कमिंग इफेक्ट 334 कैपिटल ए, ठीक है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट था। यहां तक ये अमेंडमेंट आपको सारे पता हो, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सारे अमेंडमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड इन्हीं में से आप देखेंगे कि लगातार जब भी कोई क्वेश्चन आया है, इन्हीं में से CDS में, NDA में, इन्हीं में से मैच द फॉलोइंग में यहाँ पर क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे, तो जो लैंग्वेजेस वाले हैं, इससे नेक्स्ट सेशन हम शेड्यूल्स का ही पढ़ेंगे। जब हम लैंग्वेजेस देखेंगे कि 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है कि कौन कौन सी, सिंधी ये कब ऐड करी गई, ठीक है, कोंकणी कौन से अमेंडमेंट्स ऐड करी गई, तब हम उनको डिस्कस करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।